वॉइस आ रही है? ओके सर। हेलो एवरीवन, बिट्स युवा में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम, ठीक है, एक नए, ठीक है, ट्रिक्स के साथ और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट 2 सेशन आई होप सो आपने देख लिए होंगे और एक आपको मोटा मोटा आइडिया आ गया होगा कि हम किस तरह से क्लासेस को ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, किस तरह से पेपर को सोल्व करवा। 2 सेशंस में हमने देखा कि जो क्वेश्चंस का पैटर्न है और जो उसका ट्रेंड है कितना डायनेमिक है। ठीक है, साथ साथ हमने ये भी देखा कि हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड का यूज कितने शानदार तरीके से किया और कितने आसानी से हमने जो लेंथी जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व कर लिया। तो ये बेसिक सी चीजें और ये शानदार चीजें हमने 2 सेशंस में सीखी। उन दोनों सेशंस में हमने ये भी देखा कि अगर क्वेश्चंस आ रहा है तो साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस कौन सी यूनिट से आ रहा है। तो वो सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने लास्ट 2 सेशन में देखा था उसी को हम आगे रन करेंगे। साल 2023 में जून में एक और एग्जाम हुआ, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का। आज हम उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हम उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चंस में आपको मैं दिखाऊंगा जो मार्च वाला एग्जाम था दैट वाज यूनिक एंड टोटली डिफरेंट, और ये जो पेपर हुआ था ये कैसा डिफरेंट पेपर है। यानी कि एक साल भर में एग्जाम हुए हैं और दोनों के दोनों एग्जाम जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस को आप देखना और समझना कि कभी क्वेश्चंस कितना डीप अंडरस्टैंडिंग और फैक्चुअल और कंसेप्चुअल के साथ जा रहा है, तो कभी एक क्वेश्चंस जो है टोटल पूरा का पूरा पेपर और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ आ रहा है। देखने में लगता है कि वाह कितना अच्छा एग्जाम आया। अगर हम अच्छे से स्टडी कर ले और प्रैक्टिस सेट लगाएं लगातार तो ये हमारा आसान हो सकता है। यानी कि ये आपको ज्यादा सोचने पर मजबूर नहीं करेगा, कुछ जगह सोचने मजबूर करेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो उसे भी आप आगे निकल जाओगे। मैं फिर से एक चीज आपको बता दूं कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी का नया बैच इंट्रोड्यूस कर चुका है। तो इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे दूं। ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसकी टोटल ड्यूरेशन 5 मंथ होगी। शुरुआत के जो 4 महीने होंगे यानी कि फर्स्ट 4 मंथ होंगे उसमें आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, और जो नेक्स्ट जो 5th मंथ होगा उसके अंदर टोटल फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी ताकि एक एक क्वेश्चंस फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, थियोरेटिकल और जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो एक पेपर आपको दिया जाए जिसको आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और सिंपल लॉजिक के थ्रू उसको सॉल्व कर सकें। ये क्लासेस हफ्ते में 5 बार होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ से हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम जून 2023, कौन सा दोस्तों, जून 2023 के जो पहले 50 क्वेश्चन हैं आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड सेशन है, ये हमारा थर्ड सेशन है। आई होप सो इसको आप अपने दोस्तों के साथ और इस पर कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो हम अब बिना किसी देरी के अपने थर्ड सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैं पहले अपना बारे बता दूं। मेरा जो ग्रेजुएशन है बी ऑनर्स ज्योग्राफी में है, एमए इन ज्योग्राफी में है, यू से है, पीएचडी भी है, यूजीसी नेट बार किया हुआ है, जेआरएफ। ठीक है, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ मेरा 2 बार है और मैं काफी साल से इस टीचिंग लाइन में भी हूँ। ठीक है, और बच्चों की हेल्प करता हूँ ताकि वो भी नेट और जेआरएफ क्रैक करके कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और डीन तक पहुंच जाएं। टारगेट तो हमारा यही है कि वो अच्छी सी, ठीक है, एक फेलोशिप उठाएं, क्योंकि फेलोशिप की जो अमाउंट है वो भी आज के समय में 50,000 प्रति महीना हो चुकी है। इट्स हैंडसम, ठीक है, फेलोशिप। तो जो लोग हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं डेफिनेटली हम उनकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं। पहला क्वेश्चन रीड करो। Which of the following statement are relevant with respect to Pearson's product moment correlation? सवाल है पियर्सन का, ठीक है, पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। आम आपने स्पीयरमैन का भी सुना होगा, स्पीयरमैन, ठीक है, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि बोथ वेरिएबल्स हैव कम फ्रॉम द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन, दोनों चर सामान्य वितरित जनसंख्या से होने चाहिए। पियर्सन के अनुसार ये बात बिल्कुल ठीक है।
पियर्सन के अनुसार। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है और दोनों के बारे में कह रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। आगे कहता है बी ऑप्शन में कि आर एक्स वाई इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर्स ऑफ द रिलेशनशिप। ऐसा है, इसके अनुसार ये जो नॉन पैरामेट्रिक है ये गलत है। अगर ये गलत है तो इसके हिसाब से बी आप चेक कर लो, जहां भी बी हो वो ऑप्शन कट कर देना। देखो ये भी कट है, ये भी कट है। आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉन एज द कोवेरियंस ऑफ द टू वेरिएबल्स। ये बात ठीक है, इसे दोनों चरों के सहप्रसरण के रूप में जाना जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो हम ये कहें कि सी भी बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो ए और सी हमें नजर आ रहे हैं कि ए हमारा ठीक है और सी हमारा ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन फिर भी हम डी देख लेते हैं। इट इज हाईली सुटेबल टू मेजर रिलेशनशिप ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक प्रेफरेंस, इफिशियंसी एंड इंटेलिजेंस। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब कुछ भी कि प्रेफरेंस ये सारी चीजें मेजर करेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ए इसके लिए नहीं है, हमारे ऑप्शन बनेगा ए एंड सी। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या बना, ए एंड सी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, प्लस और ये होता है, एक होता है माइनस। तो इसी के बीच में वेरिएबल्स होते हैं। अगर पॉजिटिव होता है तो दोनों वेरिएबल्स बढ़ते हैं, नेगेटिव होता है तो एक वेरिएबल्स इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है। इसके अलावा जीरो भी होता है, जीरो न्यूट्रल रहता है। इस तरह से चीजें हम इसको पढ़ेंगे। इट्स सिमिलर टू दी स्पीयरमैन प्रोडक्ट्स मोमेंट कोरिलेशन। इस चीज को हम जब क्लास में होंगे देन आई विल टेल यू इन डिटेल कि ये क्या है और इसका यूज कहां कहां हो सकता है। फिलहाल ये यूनिट है 9th जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following model is based on the study of human ecology? ह्यूमन इकोलॉजी दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में, दरअसल आपने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से डील करती है नेचुरल फैक्टर्स के साथ, इंसान का जो इंटरेक्शन है भौतिक चीजों के साथ, फिजिकल चीजों के साथ, उसके बारे में डिस्कस करता है। तो ह्यूमन इकोलॉजी क्या है? देखो ह्यूमन इकोलॉजी भी वही है। अगर आपने नाम सुना होगा H बैरोज, ये जो कंसेप्ट था गिवन बाय H बैरोज, ठीक है, तो इस पर क्या है कि इनके कंसेप्ट पर एक बहुत अच्छा मॉडल है। वो मॉडल क्या है? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इनमें टिक करना होगा आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो आंख बंद करके अगर आपने ऑप्शन पढ़े भी होंगे ना, तब भी आप अगर सुना होगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल, तो आप क्लिक कर देना कंसेंट्रिक जोन मॉडल बाय बर्गेस। ये पूरा का पूरा सिद्धांत जो है ह्यूमन इकोलॉजी पर टिका हुआ है। ठीक है, और हमने पढ़ा है बर्गेस का जो है वो कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ये सीवीडी है। ठीक है, ये 5 इसके लेयर्स हैं जहां पर अमीर गरीब घर सब तरह के लोग रहना पसंद करते हैं आइसोट्रोपिक लोकेशन से, ऐसी बात इसके अंदर बताई गई है। इसके अलावा इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको मैं कि इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल बाय हैकर स्ट्रैंड, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन मॉडल, शहरी जो तरीका होता है जहां पर एक तरह से रिहाइश होता है, बहुत सारी चीजें, टिपिकली मॉडल ये इन्होंने दिया था। इसके अलावा मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल बाय जेलेंस्की, माइग्रेशन को लेकर उन्होंने मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि ये डेस्टिनेशन का जो सोर्स है और जो प्लेस है वो कंफर्म करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। ठीक है, आप दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। ठीक है, मुंबई क्यों जा रहे हैं, क्यों माइग्रेशन कर रहे हैं, दरअसल ये अपने एक मॉडल में बताते हैं कि डेस्टिनेशन ऑफ सोर्स एंड प्लेसेस के बारे में जो भी है। लोकेशन मॉडल बाय वेबर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों वेबर की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। दरअसल ये लीस्ट कोस्ट, ठीक है, थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये बताते हैं कि आप अपना उद्योग कहां लगाना पसंद करेंगे, रॉ मटेरियल के पास या मार्केट के पास। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आप जहां पर उद्योग लगाएंगे तो आपकी जो लागत है वो कम आनी चाहिए। इस मॉडल के अंदर ये बताते हैं। और जब हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम वेबर के बारे में पढ़ेंगे, लॉस के बारे में पढ़ेंगे, आइजैट के बारे में पढ़ेंगे, स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें बता दूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारे ज्योग्राफी में, इसको हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा ह्यूमन इकोलॉजी है, इसका जो मॉडल है, ठीक है, वो कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, बर्गेस का पूरा आधारित है। नेक्स्ट, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज कैलकुलेटेड। नॉकरेक जैवमंडल रिजर्व कहां पर स्थित है, मतलब इज लोकेटेड इन, कहां पर स्थित है? तो ध्यान से देखना, इसमें बात की गई है बायोस्फीयर रिजर्व। तो मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन लगातार बनते हैं। जब कभी तो क्वेश्चन नेशनल पार्क से बनता है, कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बनता है, कभी टाइगर रिजर्व से बनता है। हमने मार्च वाले पेपर में देखा था कि क्वेश्चन वहां से टाइगर रिजर्व से बना था। अब इस वाले में जून वाले में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से बना है।
फिलहाल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने हैं दोस्तों? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नोकरेक जो है वो मेघालय में स्थित है, देयर इज नो डाउट। गारो की पहाड़ियों पर, ठीक है, ये कहां पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। अगर रेस्ट ऑफ दी के ऑप्शंस के बारे में हम जाने तो पता चलता है कि उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल है। कौन सा है दोस्तों? सिमलीपाल है। असम के अंदर मानस है और डिब्रू है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा सुंदरबन। और हमने ये भी देखा था कि मार्च 2023 का जो पेपर हुआ था उसमें भी हमने देखा था कि वहां से भी क्वेश्चन सुंदरबन से पूछा गया था, टाइडल फॉरेस्ट से पूछा गया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब ये भी याद रखना है कि अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन लगातार आते हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, अब हमने देखा कि लास्ट टाइम अगर टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया था तो इस बार बायोस्फीयर रिजर्व से, तो उसी तरह से क्वेश्चंस क्या है, घूमते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन, पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियान्वयन आधारित होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये आपको चूज करना है। देखो दोस्तों, एनर्जी फ्लो तो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ये तो कंफर्म है कि एनर्जी फ्लो के थ्रू ही इकोसिस्टम सरवाइव करता है। दूसरा, जो न्यूट्रिशन साइकिल्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन साइकिल होते हैं उसके थ्रू भी ये, ठीक है, रन करता है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल, यस देयर इज नो डाउट, जैव भू रासायनिक चक्र के आधार पे भी हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो रन करता है। लेकिन अफसोस ये चौथा ऑप्शन इन्होंने दिया यूजीसी एनटीए वालों ने, बड़ा यूनिक दिया कि टाइडल एनर्जी। क्या बात कर रहे हो यार? टाइडल एनर्जी तो ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया एक यूनिक फेनोमेना है जो इंसान को जरूरत पड़ती है। एनिमल्स को कब से जरूरत पड़ने लगी? इकोसिस्टम को। तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता। अगर ये नहीं हो सकता, जहां जहां भी डी है हम उसे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे, इसे कट कर देंगे, और हमारा ऑप्शन बना ए बी सी। कितने आसानी से क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement are correct regarding welfare geography? देखो, welfare geography से क्वेश्चन पूछा गया, इट मींस ये यूनिट जो है आपका 8वीं यूनिट है। ये 8वीं यूनिट से क्वेश्चन आया है। इसमें हम देख लेते हैं किस बात की जानकारी मांगी गई है। वेलफेयर ज्योग्राफी, यहाँ वेलफेयर होना चाहिए था, बट एनीवे इट वाज रेवोल्यूशनरी इन थ्योरी एंड रेवोल्यूशनरी इन प्रैक्टिस। कितना प्यारा ऑप्शन है पहला। इसमें कहा गया है कि यह सिद्धांत क्रांतिकारी तथा अभ्यास में क्रांतिकारी था। क्या बात करो सर, ये कोई क्रांतिकारी नहीं है, ये तो बहुत कूल नॉर्मल एक तरह का अप्रोच था जो ज्योग्राफी में रखी गई थी। जब हम थॉट पढ़ते हैं तो थॉट में पता चलता है कि ऐसा कोई ये रेवोल्यूशनरी कुछ नहीं था। तो हमारे हिसाब से तो ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। अगर पहला ऑप्शन गलत हो गया तो जहां भी ए आ रहा है हम उसे तुरंत कट कर देंगे। देखो ये कट कर दिया यहां से हमने। द बेसिस ऑफ वेलफेयर अप्रोच इज ऑन हु गेट्स व्हाट, वेयर एंड हाउ। कल्याणकारी दृष्टिकोण कौन कहां और क्या कैसे प्राप्त करता पर आधारित है। देयर इज नो डाउट, ये बात तो ठीक है। ज्योग्राफी में, वेलफेयर ज्योग्राफी में यही बात होती है कि कौन कब कितना पाता है। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा है बी। चलो इसे भी फिलहाल लगा देते हैं, फिलहाल अभी लगा देते हैं। अब आ जाते हैं इस पे। इट वाज बेस्ड ऑन पॉजिटिविज्म। नो 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 दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिविज्म ये है रेडिकल ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखना। पॉजिटिविज्म की बात होगी वो रेडिकल ज्योग्राफी में होगी, जो डेविड हार्वे की है। इसकी है, डेविड हार्वे ने जो दिया था वो था। वेलफेयर ज्योग्राफी में कोई भी पॉजिटिविज्म की बात नहीं होती है, तो इस हिसाब से कट कर देना तुरंत ही। हम ये थॉट में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से सी गलत कर दीजिए। जहां भी सी होगा उसे काटना शुरू कर दो। ये काट कर दो, ये कट कर दो। हमारा ऑप्शन निकल आया बी एंड डी। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आ गया? बी एंड डी निकल कर आ गया। हमारा क्लियर आंसर सामने हमारे आ चुका है। ठीक है, इट इज ए प्रैग्मेटिक अप्रोच टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटीज। सिंपल सी बात तो है। अगर आप कह रहे हो किसको कहाँ कितना मिलता है, तो इसका मतलब है कि समाज में से आप जो असमानता है उसको खत्म कर रहे हो। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन और आपका ये ऑप्शन दोनों ठीक है। ठीक है, बाकी ये गलत हो जाएगा आपका और ये गलत हो जाएगा। इस तरह से थॉट में हमने एक एक अप्रोच पढ़ी है। 1930 तक ज्योग्राफी के अंदर नए नए अप्रोचेस निकल कर आई। मानवता, कल्याण, ठीक है, वेलफेयर, ठीक है, और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, दुनिया भर के अप्रोच थे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है। पहला स्टेटमेंट देखना दोस्तों। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आइसबर्ग्स आर नॉट कॉमन अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट। नॉर्वे के समुद्री तटों के आसपास सामान्य हिमशालाएं नहीं होती हैं। तो हो सकता है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे इसको और अच्छे तरीके से। अभी हम इसे रिजर्व कर लेते हैं, अभी हम इसे रिजर्व कर लेते हैं। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं पहले हम। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, उसके बाद हम लॉजिक लगाएंगे।
icebergs are very common along the Siberian coast. In the light of the above statement, choose the correct. तो यहाँ ये कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 में कि आइसबर्ग्स आर वेरी कॉमन अलोंग द साइबेरियन कोस्ट, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी वहां नहीं है। हाँ, स्टेटमेंट फर्स्ट है कि आइसबर्ग्स आर नॉट कॉमन अलोंग नॉर्वेजियन कोस्ट, ये संभव है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं है कॉमन, इसका मतलब वहां पर नहीं मिलती हैं। लेकिन फिलहाल अगर सही से देखा जाए तो दरअसल ये सारे के सारे मिलते हैं, ठीक है। इसमें से सारे के सारे अधिकतर जो आइसबर्ग मिलेंगे आपको, जो आपने डेनमार्क देखा होगा, अगर वर्ल्ड मैप देखा होगा आपने, तो डेनमार्क का जो वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको आइसबर्ग ज्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आइसबर्ग ज्यादा मिलेंगे। अदरवाइज जो साइबेरियन कोस्ट है, यानी कि अगर आपने रशिया का मैप देखा होगा, रशिया का जो उत्तरी पार्ट है पूरा, जो आर्कटिक सी से घिरा हुआ है, जो ऑलरेडी आइस से कवर है, तो वहां आइसबर्ग मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। फ्रीज एरिया मिलता है तो वहां पर ये कट हो जाता है ऑप्शन, लेकिन आइसबर्ग्स आर नॉट कॉमन, ठीक है, अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। तो इस हिसाब से मेरा क्या स्टेटमेंट होना चाहिए कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये मुझे ठीक लग रहा है, ऑप्शन ये होना चाहिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि आइसबर्ग्स आर नॉट कॉमन अलोंग द नॉर्वेजियन कोस्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेनबो? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, इंद्रधनुष का कौन सा कलर नहीं है? तो बेबी क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा आपको अगर कलर याद होंगे, ठीक है। वायलेट यस होता है, ग्रे, अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ग्रे कब से होने लगा? ये नहीं होगा। ऑरेंज होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ठीक है, ये सारे कलर्स होते हैं, बाकी ग्रे नहीं होता, इसे आप कट कर देना, एक बेकार सा क्वेश्चन है, कितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन दिया आप लोगों को। नेक्स्ट, arrange the following state of India in ascending order with respect to density of population as per 2021 census। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों को जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम, सबसे कम डेंसिटी किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है। देखो भाई, राजस्थान की है करीब करीब 8 करोड़ की आबादी, और ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उड़ीसा की करीब करीब 4.25 करोड़ के आसपास की आबादी है, मैं इसको पूरा का पूरा 5 करोड़ ही मान लेता हूं, लेकिन स्टार लगा देता हूं। केरला 3.5 करोड़ के आसपास की आबादी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। उत्तर प्रदेश के तो कहने ही क्या है, उत्तर प्रदेश के तो कहने क्या है, ये तो 22 करोड़ के आसपास की आबादी लेके बैठा है, प्लस माइनस होगा, अभी फाइनल डेटा नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं देखूं तो सबसे मुझे पता है कि केरल का जो है सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाला एरिया माना जाता है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाता है करीब करीब 32 के आसपास, ठीक है। राजस्थान का तो 200 का आसपास का डेंसिटी है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे मिलता है कि राजस्थान पहले नंबर पर, उड़ीसा दूसरे नंबर पर है, ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश होगा, लास्ट में होगा केरला। तो ए बी डी सी अगर जहां मिल रहा होगा, ए बी डी सी ये रहा, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है ये, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है ये। तो याद रखना, पिछले वाले पेपर में भी हमने देखा था, मार्च 2023 वाले में, कि वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन सेंसस ऑफ इंडिया से आ रहे थे। तो इंडियन ज्योग्राफी में सेंसस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसमें लगातार वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया। बाकी अब सब जानते ही हैं, सबसे ज्यादा जो घनी आबादी मतलब डेंसिटी वाले जो राज्य हैं, उनमें अब बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। बाकी रही यूटी की बात, तो यूटी में सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको दिल्ली की मिलेगी, ठीक है, चंडीगढ़ की मिलेगी और अंडमान निकोबार की मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय अनुसार जनसंख्या वृद्धि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे उपयुक्त है? Which one of the following is the most suitable for representation of growth of population over time? क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत सबसे इजी है, बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसे वैसे ही देखकर समझ गए होंगे कि ये लाइन ग्राफ की बात कर रहा है, तो लाइन ग्राफ के थ्रू हम दिखाते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। हम अपना ग्राफ में दिखा देते हैं कि लगातार पॉपुलेशन आगे ग्रोथ कर रहा है। कोरोप्लेथ के अंदर जो है दोस्तों, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पर कैपिटा इनकम को शो करते हैं कोरोप्लेथ के थ्रू, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट है, बाकी पाई डायग्राम मल्टीपल डायग्राम के बारे में बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट, दो कितना प्यारा टर्म दिया गया है, द टर्म डी मैन्युफैक्चरिंग इज एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग? डी मैन्युफैक्चरिंग शब्द
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डी मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा है ये कह रहा है डी मैन्युफैक्चरिंग। तो डी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है मतलब डी असेंबली, जो चीज आपने असेंबल किया उनको अलग करना, फिर उनको रिसाइकलिंग लेकर आना। ठीक है, तो इसके अंदर ये वर्ड जनरली शामिल किया जाता है डी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये क्वेश्चन हमने इंडियन या मतलब सॉरी जो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है वहां हमने पढ़ा है। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बाकी इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डी मैन्युफैक्चरिंग मीन डी असेंबल, डी असेंबली एंड रिसाइकलिंग चीजों को शामिल किया जाता है। When did the ice age on earth take place? पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग कब हुआ था? ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो अंतिम युग हुआ था वो प्लीस्टोसिन एज में हुआ था, यानी कि अब से 25 लाख साल से लेकर 11,000 साल तक इसका समय चला था। इसमें आपने देखा होगा रूस मतलब बूम हो गया। 4 हमने देखे थे कि यूरोप के अंदर 4 थे, बूम है, रिस है, मिंडल है। ठीक है, ऐसे से 4 जो हिमयुग हुए हैं वो हमने देखे थे कि इस दौर में हुए थे यूरोप के अंदर। तो जो सारे के सारे हिमयुग हुए थे दोस्तों वो सारे के सारे प्लीस्टोसिन एज में हुए थे, और ये जनरली पढ़ा भी जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा हम जियोलॉजिकल टाइम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं पैलियोजोइक, सीनोजोइक और पैलेजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, तो इसे पार्ट ऑफ सीनोजोइक। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बस आपको ये जरूर याद रखना है कि प्लीस्टोसिन एज के समय पृथ्वी पर अंतिम हिमयुग आया था, और ये वही टाइम है जब हमारा हिमालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैडी प्लेन आर इंसेलबर्ग, पैडी प्लेन्स एंड इंसेलबर्ग्स आर फीचर ऑफ द ओल्ड स्टेज ऑफ विच वन ऑफ दी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पैडी प्लेन एंड इंसेलबर्ग जो है ये दोनों के दोनों फीचर्स हैं, मैरिन साइकिल के नहीं, मैरिन साइकिल के नहीं है। यूलिन साइकिल के हाँ मे भी हो सकता है यूलिन साइकिल के हो, ग्लेशियर साइकिल के इंसेलबर्ग बिल्कुल भी नहीं है, कास्ट टोपोग्राफी का बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा यूलिन पे जाएगा, यानी कि विंड टोपोग्राफी पे जाएगा, या विंड टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं। मैं बता दूं कोई भी जो लैंडफॉर्म होगा वो इरोजनल और डेपोजिशनल के थ्रू ही बनेगा, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ विंड लैंडफॉर्म्स या यूलिन साइकिल का ये एक एग्जांपल है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बाकी आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना। ठीक है, हमने देखा है कि जो पैनी प्लेन है वो डेविस का है, और पैडी जो प्लेन है वो एलसी किंग ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? एलसी किंग ने दिया था। और एंडम्फ ये पैंक का है। ठीक है, किसका है? पैंक का है। और एक आपने एक टर्म और सुना होगा पैन फैन, ये लोसन का है। ठीक है, ये लोसन का है। ठीक है, और आपने ईच प्लेन का नाम भी सुना होगा। ठीक है, ये थॉमस का है। इसका है दोस्तों, थॉमस का है। तो ये बेसिक से जानकारी है, पैनी प्लेन, पैडी प्लेन, एंडम्फ, पैनफैन और ईच प्लेन, इसके फाउंडर कौन है, इसके जनक कौन है? इसके हिसाब से मैंने भी देखा कि पैडी प्लेन जो है गिवन बाय एलसी किंग, एंड पैन प्लेन गिवन बाय WM डेविस। वो डेविस ने दिया था, जिसको फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी भी हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट, ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल फैक्चुअल, और ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कनाडा में है। कहां पर है? कनाडा में है। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बे ऑफ फंडी इज लोकेटेड ऑन कनाडा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता रहता है, कभी भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है। दरअसल ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। टूट चुके होते हैं यार, क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो ऐसे क्वेश्चन देख के खुश हो जाते हैं कि यार मजा आ गया भाई आज तो। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको जब वेवलेंथ जो इंक्रीज होता है उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने देखा ये है गामा रेज। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, तो यहाँ आपको मिलेगा गामा, यहाँ आपको मिलेगा एक्स रेज, यहाँ आपको मिलेगा अल्ट्रावायलेट रेज, या आपको मिलेगा इंफ्रारेड्स, या आपको मिलेगा यहाँ पर माइक्रोवेव्स। इन दोनों के बीच में आपको जो दिखाई देगा वो 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच में दिखाई देगा, जहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू जो 3 नेचुरल कलर से वो आता है। तो इसके हिसाब से लगाना चाहे तो लगा लीजिए। पहले पे तो गामा आ जाएगा, ठीक है, जिसकी सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? एक ये हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे फिर इसके अलावा अल्ट्रावायलेट हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा। हो गया आपका डी। आप देख लो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, हो गया क्वेश्चन का आंसर डी।
और सॉरी डी है, फिर आपका बी हो जाएगा, इसे कट कर दो, फिर आपका ए हो जाएगा, ये ऑप्शन आ गया आपका। ठीक है, कितना आसानी से हमने क्वेश्चन निकाल लिया, कितने आसानी से हमने इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से क्वेश्चन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा सबसे पहले आएगा गामा, के बाद अल्ट्रा वायलेट रेस, फिर इंफ्रारेड्स, फिर माइक्रोवेव्स आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रही है, देखना चाहिए हम लोगों को। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज इन सतलुज गंगा प्लेन ऑफ इंडिया। देयर इज नो डाउट, अगर इन्होंने सतलुज गंगा प्लेन कहा है तो इन्होंने पंजाब लिया है इसके अंदर, इन्होंने हरियाणा लिया है, इन्होंने यूपी लिया है, इन्होंने बिहार लिया है, और इसके साथ इन्होंने पश्चिम बंगाल भी लिया है। तो इनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि एससी कास्ट पॉपुलेशन, मतलब एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर, क्रिश्चियंस आर मोस्ट न्यूमरस इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया। देयर इज नो डाउट। ठीक है, कथन भी मुझे सही सा लग रहा है कि निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या भारत के केरल राज्य में है। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल अपने आप में ठीक है कि सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या जो है वो आपको केरल में मिलेगी। तो इसके हिसाब से दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला कि बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड, ठीक है, आर ट्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, सूची एक का सूची सेकंड से मिलान करना है। बुक टाइटल दिया गया है और सामने कुछ इंपॉर्टेंट नाम से भी दिए गए हैं। चलिए पहले नाम पढ़ लेते हैं। नाम कौन कौन से हैं? नॉक्स, फिंच, जॉन्स, आइल्स, एजाजुद्दीन अहमद, ए अहमद, जेएम रोबिन्सन। तो देखो दोस्तों, सारे के सारे जो नाम है ना, ये सोशल ज्योग्राफी से हैं। कहाँ से हैं? सोशल ज्योग्राफी से सारे के सारे नाम हैं। इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि एक मार्केट में बुक मिलती है एजाजुद्दीन अहमद की, जिनका नाम है सोशल ज्योग्राफी। मैं वैसे ही बता दिया मैंने बिना देखे। अगर सी का मैं सेकंड चूज कर लेता हूं, सी का मैं ऑप्शन सेकंड चूज कर लेता हूं, एजाजुद्दीन अहमद की बुक है सोशल ज्योग्राफी में, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। तो इसके हिसाब से सी को आप फाइंड आउट कर लो, जहां भी सेकंड ऑप्शन मिल रहा हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ठीक है, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, ये बी है, दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। सी ऑलरेडी हमने मैच कर ही दिया है और डी का आपका आ जाएगा पहला। इस तरह से मेरा क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकल गया, क्योंकि हमने अपनी सोशल ज्योग्राफी के दौरान पढ़ा था। सोशल ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो हमने सबसे पहले, मैं एजाजुद्दीन अहमद की जो बुक है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कराता हूं, तो उसी की बुक ठीक है क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने है, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, विड्थ इज नॉन फॉर विच कंसेप्ट? एल विड्थ किस अवधारणा के लिए जाने जाते हैं? देयर इज नो डाउट। ठीक है, इसको वन बाय वन डिस्कस हम लोग करते हैं। देखो भाई, प्राइमेट सिटी का मतलब है मार्क जेफरसन ने दिया था 1939 में। प्राइमेट सिटी, इनका कहना यह था कि पर्टिकुलर एरियाज पे जो सिटी होती है वो लार्जेस्ट होगी अपने, ठीक है, लार्जेस्ट सिटी होगी, और जो दूसरी सिटी होगी वो उसकी हाफ होगी, दूसरी सिटी इसकी होगी वो हाफ होगी। ठीक है, रूलर कॉन्टिनम तो विड्थ के द्वारा दिया गया, ठीक है, कंसेप्ट है रूलर कॉन्टिनम। सेंट्रल प्लेस थ्योरी हमने देखा था कि सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक तरह से, ठीक है, जो है वॉल्टर क्रिस्टोलर ने 1933 में दिया था। हम इसको सेटलमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। कन्वर्सेशन पैट्रिक गैडिस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? पैट्रिक गैडिस। पैट्रिक गैडिस का कंसेप्ट आया था 1915 में लंदन में, सिटीज एंड एवोल्यूशन। सिटीज एंड एवोल्यूशन वाले कंसेप्ट में इन्होंने दिया था ये वाला कंसेप्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर एल विड्थ की बात करेंगे तो हम जाएंगे कॉन्टिनम के पास में, तो इन्होंने दिया था बाकी सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपके सामने बता दिए हैं। ठीक है, मार्क जेफरसन का है, पैट्रिक गैडिस का ये है, सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, और मेरा तो पीएचडी भी इसी टॉपिक पर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2021 इन इंडिया इज फाउंड इन, भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 की सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। अभी तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। आई होप सो। चलिए फटाफट बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें। फिर से बता दूं, भारत में जनजातीय जनसंख्या की सर्वाधिक संख्या पूछा है दोस्तों यूजीसी यानी कि एनटीए
यूजीसी दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछता है नंबर्स में, एक पूछता है परसेंटेज में। तो शुक्र है कि उसने सर्वाधिक संख्या में पूछा है। अगर सर्वाधिक संख्या पूछा है तो हमारा ऑप्शन जाएगा मध्य प्रदेश। अगर इन्हीं ऑप्शंस में चारों में से अगर पूछता कि सर्वाधिक प्रतिशत वाली जनसंख्या कौन सी है, ठीक है, तो जहां पर एक तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वो है नागालैंड, ठीक है, तो नागालैंड हमारा हो जाता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है। गेटिंग माय पॉइंट। भारत के और भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पर आपको मिलेंगे, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान है, क्लियर है, यूपी है। तो ये बेसिक से राज्य हैं जहां पर जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा मिलती है। अगर परसेंटेज की बात आएगी स्टेट्स में तो आप मिजोरम के साथ जाएंगे, फिर आप नागालैंड के साथ जाएंगे, ठीक है। अगर यूटी की बात आती है तो आप जाएंगे L&D यानी कि लक्षद्वीप के साथ जाएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन जाती है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा भील की है, इसकी है भील की, और दूसरे नंबर पे आती है गोंड। ये दो जनजातियां हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजातियां हैं। अगर उत्तर प्रदेश से कोई क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जनजाति उत्तर प्रदेश की कौन सी है, तो आप जाएंगे थारू के साथ। किसके साथ जाएंगे? थारू के साथ। तो फिलहाल क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही ऑप्शन है क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और मैं बता दूं कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब करीब 8.6%, ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और इन्हें ही ओरिजिनली या इंडिजीनियस इंडियंस कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है। Which of the following areas are associated with the South Central Highlands? ठीक है, देखो साउथ सेंट्रल हाईलैंड से क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपने अगर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, तो अक्सर उसमें पढ़ाता हूँ प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। उसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रोहिल्लाखंड, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, इन सारी चीजों के बारे में बताता हूं। तो इन सारी चीजों में देखो इन्होंने क्या पूछा इस बार, सेंट्रल हाईलैंड पूछा है, और सेंट्रल हाईलैंड का भी साउथ वाला पार्ट पूछा है। अगर ये सेंट्रल हाईलैंड है तो इसके दक्षिण वाला जो पार्ट है इन्होंने इसका पूछा है, नदन वाला पार्ट इन्होंने मिस कर दिया है। तो लॉजिकली इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें अच्छी तरह पता है कि जो बुंदेलखंड है, जो रोहिल्ला खंड है, ठीक है, और जो बघेलखंड है, तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और रोहिल्लाखंड ये तो सेंट्रल हाईलैंड के उत्तर में है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में है विंध्यन स्क्रैपलैंड, ये हमारा ऑप्शन बन जाता है, ठीक है, और नर्मदा वैलीज बन जाता है, ये हमारा ऑप्शन ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बी और डी का, तो फटाफट आप उसे लगा देना बी और डी को, ठीक है, बी और डी ये रहा हमारा सही आंसर, ये रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ये आपका है विंध्यन और ये आपका है सतपुड़ा। विंध्यन सतपुड़ा के बीच से निकलती है नर्मदा, और सतपुड़ा के दक्षिण से निकलती है ताप्ती नदी। तो नर्मदा वैली के बारे में पूछा गया और विंध्यन के बारे में पूछा गया, यानी कि पहला ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन ये रहा, और ये दोनों के दोनों सदर्न सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट हैं। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। कितने आसानी से लॉजिकली हमने मैप के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करा। ये क्वेश्चन मैप बेस्ड क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि मैच लिस्ट सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये कंपोजिशन है और ये प्लेन एरियाज हैं, ठीक है। इनको हम मैच करेंगे और देखेंगे कि कौन सा किस चीज में जाकर मिल रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है, अ प्लेन लार्जली कंपोज्ड ऑफ रिसेंट एलुवियम, ऐसा मैदान जिसमें अधिकांश नवीन जलोढ़ होता है। जब कभी जलोढ़ की बात होगी तो याद रखना ये एक बाढ़ वाले मैदान की बात हो रही है, यानी कि फ्लड प्लेन की बात हो रही है। एक का हमने तीसरा कनेक्ट कर दिया है, तो एक का तीसरा है कहीं, अरे क्या बात है, ये तो पहले ऑप्शन से निकल के सामने आ गया, हमें तो और मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे के सारे कट हो गए। फिर भी हम देख लेते हैं। डीप सी प्लेन जो है दोस्तों वो एबिसल प्लेन होते हैं जो समुद्रों में बनते हैं। तो बी का अगर चौथा हम देख ले तो ये बी का चौथा भी ठीक है भाई, सी का दूसरा भी। अ प्लेन फॉर्म्ड बाय विंड एक्शंस, तो ये तो लोएस के मैदान होते हैं, अगर विंड से कोई मैदान बनता है तो लोएस का मैदान बनता है। रिच्टहोफन ने बताया है ज्योग्राफी ऑफ चाइना, तो इसका मैदान मंगोलिया और चाइना, उत्तरी चाइना के बॉर्डर पर जहां पर येलो नदी बहती है, यस। और अ प्लेन फाउंड बाय ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ग्लेशियर, ये भी ठीक है। ग्लेशियर से बनने वाले प्लेन को हम क्या कहते हैं? आउटवॉश प्लेन एरिया कहते हैं। तो इस हिसाब से हमने बिना सारे ऑप्शंस पढ़े सिर्फ एक ही ऑप्शन देखा था, हमारा कनेक्शन सही बैठा और हमारे ऑप्शन भी सही बैठे। हमने 10 सेकंड के अंदर 10
सेकंड के अंदर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये है, ठीक है। आपने अच्छे से अगर स्टडी करी हो तो क्लास में हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सटीक बैठे। चलिए, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय द ईयर। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुताबिक जनसंख्या स्थिरीकरण को वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। देखो दोस्तों, एक आई थी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 में और एक आई है 2002 में। तो ये आई अब तक। 1976 में शादी की उम्र 18 की गई थी और 21 की गई थी। 21 थी बॉयज के और गर्ल्स के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, इसके अंदर पॉपुलेशन को स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है, तो उसमें लक्ष्य रखा गया है 2045, ठीक है। अब ध्यान से देखना, भारत का जो ग्रोथ रेट है वो घटकर ऑलरेडी 17.5% पे आ चुका है 2011 में, ठीक है। और जो एनुअल है वो एनुअल है इतना परसेंट, यानी कि ये कभी 23, 24, 27 हुआ करता था, अब ये घटकर 2011 में कितना आ गया, इतना, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो भारत की जनसंख्या घटती दर से बढ़ रही है। कितनी घटती दर से बढ़ रही है, जैसे कि अचानक आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं सड़क पे, उसके बाद अपने सारे गियर निकाल देते हैं और एक्सीलेटर दबाकर बिल्कुल आराम से छोड़ देते हैं, तो गाड़ी चलती जाती है, लेकिन उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होती चली जाती है। तो ऐसे ही भारत की आबादी जो एक्सेलरेट हुई थी 1960, 70 और 80 के बीच में, यानी कि 20 सालों के अंदर, जिसमें लगभग 50 करोड़, 40 से 50 करोड़ के आसपास जनसंख्या ऐड हो गई थी, वो अब क्या है, धीरे धीरे घटने शुरू हो चुकी है और ये 1980 के बाद से लगातार घट रही है। और अभी जो 16वीं, ठीक है, 16वीं सेंसस ऑफ इंडिया होना था 2021 के अंदर, जो कि नहीं हुआ है, उसमें जो डेटा होगा आप देखेंगे, ये जो ग्रोथ रेट है कहीं ना कहीं घटकर 15 से 16% के बीच में रह जाएगी। यानी कि भारत ने जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, जो TFR बोलते हैं, ठीक है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट, इससे नीचे का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया है। अब कभी भी भारत की आबादी नहीं बढ़ेगी, ये फाइनल हो चुका है। हो सकता है इससे पहले ही स्टेबलाइज हो जाए। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले हमने चाइना को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन चुके हैं, स्टेबलाइजेशन की तरफ चले गए हैं। अब पॉपुलेशन अगले 2 दशक में रुक जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेम ऑफ एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, ठीक है। तो प्राइमरी का मतलब होता है सिंगिंग, प्राइमरी बिल्कुल नहीं होता है। पोस्टल सर्विस, ये तो सर्विस है, नहीं होगा। ब्रिक मेकिंग भी नहीं होगा। पर्ल कल्चर, मोती खेती, कनेक्ट कर दो भाई साहब, ये तो बिल्कुल। और देखो गाना जो होता है ना, क्वार्टरली सर्विस में आता है, और ईंटें बनाना जो होता है वो सेकेंडरी सर्विस में आता है, और टर्सरी जो होता है वो पोस्टल सर्विस में आता है। तो बचा क्या, डी का पहला देखो कहां पर है, डी का पहला, और ए का चौथा देखो, ए का चौथा ये रहा, डी का पहला ये रहा, हमारा ऑप्शन निकल गया ये, और बाकी सारे कर दो कट। कितने आसानी से ये क्वेश्चन हमारे हाथ में आ गया, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हमने बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सूर्य की तुंगता और ऊंची इमारतों के बीच खाली जगह रखने के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक है? Which one of the following statement with respect to altitude of the sun and spacing of tall building is most relevant? अक्सर हमारे जो घर होते हैं शहरों में, आपने देखे होंगे, बहुत कॉम्पैक्ट मिलेंगे, हर एक से एक जुड़े हुए होते हैं। यूरोप और अमेरिका में आप देखोगे घरों के बीच में काफी गैप होता है। अब ये चीज नोटिस करना आप कि दिल्ली में शहर घर काफी कॉम्पैक्ट हैं, एक दूसरे जुड़े हुए हैं, जबकि बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। या जहाँ जिस लैटिट्यूड पर हमारे घर बने हुए हैं, क्या उसी लैटिट्यूड पर यूरोप और अमेरिका भी है, रशिया भी है, जापान भी है? क्या जैसी इंसोलेशन हम रिसीव करते हैं वैसा ही इंसोलेशन यूरोप और अमेरिका भी रिसीव करता है? ठीक है, जो जिस प्रकार की सर्दी हम रिसीव करते हैं क्या वो भी ऐसे रिसीव करते हैं? किसे ज्यादा धूप की आवश्यकता है, हमें या उन्हें? ठीक है, इन बेसिक चीजों पे समझना पड़ेगा। तो उसी को लेकर क्वेश्चन है कि बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं वो कैसे कैसे बनाई जा रही हैं। बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ड फार अपार्ट इन हाई एल्टीट्यूड। उच्च अक्षांशों पर इमारतें सामान्यतः दूरी पर बनी होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ताकि प्रॉपर उन्हें सनलाइट मिल सके हर डायरेक्शन से। अपन के यहाँ तो घर ऐसे जुड़े हुए होते हैं आपस में, वहां पर विदेशों में आप देखोगे एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है। अगर सूरज यहाँ से निकल रहा है तो पूरी की पूरी जो इंसुलेशन है उनको मिलता है, ताकि उनका घर आसानी से सनलाइट ले सके। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग आर यूजुअली बिल्ड क्लोजर टुगेदर इन ट्रॉपिक्स एरिया, ठीक है, बहुत गर्मी से बचने के लिए आप घर को एक जगह लगाइए ताकि ज्यादा गर्म ना हो, ये भी बिल्कुल ठीक लाइन है।
बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ड क्लोजर टुगेदर इन हाई एल्टीट्यूड्स, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सी गलत है तो जहाँ भी सी है कट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बिल्डिंग्स आर यूजुअली बिल्ड फार अपार्ट इन ट्रॉपिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत कर दो, जहाँ डी हो उसे भी काटो, ठीक है। ये रहा डी, तो हमारा ऑप्शन निकला ए एंड बी वाला, ये रहा, खत्म कहानी। लॉजिकली क्वेश्चन था, अगर आपने अच्छे से मैप्स को देखा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ा होगा, तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट थॉट से क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स। ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि बता दो भाई, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था ऐसा ही कुछ और अब भी है। इरेटोस्थनीज पूछा गया है जिसे फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं, हेकेटियस भी है, पोसिडोनियस है और हिप्पार्कस भी पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था कि जो है होमर, होमर के बाद हमने देखा था थेल्स, फिर एनेक्सिमेंडर, फिर आया था हेकेटियस। तो भाई हेकेटियस नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पुराने में यहाँ पर हेकेटियस है, तो सी वाले ऑप्शन को पकड़ो आप। तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सी आ गया। सी के बाद हमने देखा था हेकेटियस के बाद जिसे इसने जेस पीरियोडेस लिखा था, क्या लिखा था, जेस पीरियोडेस, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। एक्चुअल में जितनी अवेलेबल नॉलेज थी उस टाइम पर इसने असेंबल किया और एक बुक लिखी जेस पीरियोडेस, जिसे हम पृथ्वी का वर्णन कहते हैं, और ओरिजिनली इसे फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है, लेकिन तब तक वर्ड कोइन नहीं हुआ था। ज्योग्राफी का वर्ड जो कोइन करा है इन भाई साहब ने किया है 273 बीसी के आसपास, ठीक है। अब हेकेटियस के बाद जो आता है वो आता है हेरोडोटस। कौन आता है दोस्तों, हेरोडोटस आता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी को इतिहास के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए ये कहा जाता। नील वरदान है मिस्र का, ऐसी बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही थी। डेल्टा वर्ड भी इन्होंने यूज करा था। तो हेरोडोटस तो यहाँ पर है नहीं। इसके बाद अब प्लेटो है, वो भी नहीं है यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन बन जाता है ए। उसके बाद आता है हमारा डी हिप्पार्कस और लास्ट में आता है पोसिडोनियस। तो इस तरह से हमने आंसर को सॉल्व कर दिया, अगर हमें पता होगा सीक्वेंस अगर, ठीक है। क्योंकि हम जो इनिशियल स्टेज पढ़ते हैं तो ग्रीक के बारे में पढ़ते हैं और रोमन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। रोमन्स में जनरली हमने देखा है टॉलमी है, पिलनी है, पोम्पनिश मेला है, स्ट्रोबो है, ऐसे बड़े बड़े विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत बड़ा काम किया है। इनिशियल स्टेज पे इन सारे विद्वानों के नाम जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे के सारे विद्वान जो हैं ज्योग्राफी को एक डिस्क्रिप्टिव मोड पर लेके जाते हैं, रीजनल ज्योग्राफी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ये वर्णन करते हैं ज्योग्राफी का। जो देखा वो जो ऑब्जर्व किया उसको बुक में लिखा है, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मुलेस नहीं लेकर आते हैं, जैसे हार्टशॉन और शाफर आपस में लड़ेंगे, उनमें से एक कहेगा कि ज्योग्राफी के अंदर लॉज इनपुट करो ताकि ज्योग्राफी बेहतर आए, एक कहेगा नहीं करो। ये सिंपली लेकर जा रहे हैं कोरोलॉजी की तरफ, ठीक है, जहां पर आप वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ज्योग्राफी के जो जो ओरिजिनल फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट मच वाइड इन इंडिया। भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन की गुणवत्ता के बीच अंतर अधिक विस्तृत नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, शहरी जीवन और जो ग्रामीण जीवन है उसमें जमीन आसमान का फर्क इतना है, बहुत लंबा फर्क है, ठीक है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे शहरों की, शहरों के पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल्स हैं, अच्छी सड़कें हैं, 24x की लाइट्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, घरों में सफाइयाँ होती हैं, सीवर है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी सप्लाई है, पुलिस स्टेशन है, प्रॉपर गाड़ी आ जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, कितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और लाइफ इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे आपको तरह तरह के व्यंजन आपको मिलेंगे, आपको एक से एक मल्टीनेशनल कंपनीज के यहाँ पर आपको डिशेस मिल जाएंगी। गांव में क्या मिलेगा आपको, खेती बाड़ी मिलेगी बस। तो वहाँ बंदा कोई बीमारी पड़ जाता तो वहाँ पर उसे लाने के लिए एम्बुलेंस भी नजर नहीं आती। तो ये जो क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से गलत हो जाता, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा ये ऑप्शन गलत हो जाता कि अंतर नहीं है भाई, बहुत अंतर है। अगर ये गलत है तो जहां भी है उसे कट कर देंगे, ये कट हो गया, ये कट हो गया, यानी कि 50% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज इन इंडिया, देयर इज नो डाउट। लगभग बोला है इसने, लगभग बोला है कि लगभग 70% आबादी गांव में रहती है, वेरी गुड। अगर हम 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो शहरों में जो आबादी रहती थी वो इतनी थी, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, देयर इज नो डाउट, ये ठीक है। इंडियन रूरल सोसाइटी इज स्टिल सेमी फ्यूडलिस्टिक, हाँ ये तो है यार, गांव में अभी भी लोग अर्थ सामंतवादी हैं, रिचुअल फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनलवादी हैं, अभी पुरानी परंपरा फॉलो करते हैं, ठीक है ना, अभी पुरानी परंपरा फॉलो करते हैं, और ये विरासत है। गांधी ने भी तो ये कहा था कि असली भारत गांव में बसता है और गांव में हमारी विरासतें हैं, ठीक है। जैसे एक शेर है, बहुत बड़े शायर ने एक शेर कहा है, अपनी विरासत को संभालो वरना अब की बारिश में ये
दीवार भी गिर जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा है। तो इसी के लिए अगर कहा है कि ये भी सेमी फिटलिस्टिक है, देयर इज नो डाउट, तो हम इसको सही मान लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट अमंग स्टेट इन बिहार। राज्यों में, बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। क्या बात कर रहे हो यार, सबसे ज्यादा है यूपी, जिसके 16 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। फिर आता है बिहार, फिर आता है पश्चिम बंगाल। अब हैरानी होगी जानकर कि पूरे भारत के जितने भी गांव में लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, अकेले 19% के आसपास तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। अकेले 19% तो वहीं से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, ग्रामीण आबादी, वो उत्तर प्रदेश में, फिर है बिहार में। तो यहां पर क्या पूछा है कि हाईएस्ट अमंग स्टेट इन बिहार, बिहार में नहीं है, बिहार सेकंड में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लॉजिकली बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इस पर आपको दिमाग लगाना था। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन बी और सी बैठते हैं। जहां भी बी और सी ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हैं, बाकी सारे गलत हो गए। इस तरह से हमने क्वेश्चन को एक अच्छे कंसेप्ट के साथ सोल्व करने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। बुरान स्टॉर्म ब्लो इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फैक्चुअल है। और बुरान एक एयर भी है जो रशिया की तरफ चलती है, और जो स्टॉर्म है वो रशिया में आता है और कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, हमने क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर दिया कि बुरान तूफान कहां पर आता है, वो रशिया में आता है। बात यहां खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्कॉलर्स हु आर द फर्स्ट टू रिपोर्ट एंड मैप ऑफ चाइनीज कोल फील्ड। देखो ये मैं क्वेश्चन बहुत, ये पिछली बार भी था, अभी बार भी है। देखो भाई साहब, रिटर कभी अपना लैब छोड़ के गई नहीं। ये तो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, अर्ट कुंडे, ये वो दुनिया भर की बातें हैं। हम्बोल्ट ने पूरी दुनिया की यात्रा की है, साउथ अमेरिका से लेके जार यानी कि रशिया तक। बहुत बहुत बड़े इन्होंने, ठीक है, वर्ड यूज करे हैं। पनामा का सजेशन दिया है, क्लाइमेटोलॉजी वर्ड यूज करा है, बैरोमीटर शब्दों का यूज करा है, परमाफ्रोस्ट शब्दों का यूज करा है, कॉस्मोस नामक बुक लिखी है। बहुत लंबा इतिहास है इनका भाई। ठीक है, रेड्जल को फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा था। एंथ्रोपोशियोग्राफी इन्होंने बुक लिखी है। ठीक है, डिटर्मिनिज्म के जनक हैं ये। ना जाने कितना इनका योगदान है ज्योग्राफी में, हम इनकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक रिच्टोफन है। क्या है? रिच्टोफन। रिच्टोफन ने, ठीक है, एक बुक लिखी है और ये जानकारी दी है कि चाइनीज कोल्ड फील्ड के बारे में सबसे पहले जो जानकारी अच्छे से डिटेल जो मैप्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है वो इन्होंने की है। ये क्वेश्चन साफ हो जाता है। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये सारे के सारे जर्मन ज्योग्राफर हैं। कौन है ये? जर्मन ज्योग्राफर्स हैं सारे के सारे, यानी कि जर्मन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। तो रिच्टोफन का चाइनीज भूगोल पर एक अच्छा आर्टिकल है, बहुत अच्छा काम है इनका। कोल्ड फील्ड के बारे में बताया है, लोएस के ग्राउंड जो है उनके बारे में इनकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, येलो रिवर के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजनल एक्टिविटीज। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो भी लैंडफॉर्म होते हैं, चाहे वो विंड के थ्रू बन रहे हो, चाहे वो ग्लेशियर के थ्रू बन रहे हो, चाहे वो सी वाटर के थ्रू बन रहे हो, ठीक है, या वो कास्ट टोपोग्राफी हो, ठीक है, चाहे कास्ट टोपोग्राफी हो, चाहे वो रिवराइन टोपोग्राफी हो, इस सारे के सारे टोपोग्राफी, ठीक है, जो एजेंट है या तो इरोजनल चीजों के थ्रू बनाएंगे या डेपोजिशनल में बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहां से पूछा है कि इरोजनल एक्टिविटी के थ्रू बनने वाले कौन कौन से हैं। ध्यान से देखना, यार्डांग एंड स्टम्प। चलो थोड़ा सोच लेते हैं, यार्डांग एंड स्टम्प, इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्क एंड बरखान। देखो बरखान तो डेपोजिशनल है, तो ये तो ऑलरेडी कट हो जाता है। अगर ये कट हो जाता है तो बी जहां भी हो पहले हम उसे कट कर देंगे, तो इसे खत्म कर देते हैं। बी ये रहा। ब्लो होल्स एंड सीव ड्यून्स। देखो सीव ड्यून्स तो ऑलरेडी एक डेपोजिशनल फॉर्म है, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला। एरेट एंड एस्कर, एस्कर भी एक क्या है, डेपोजिशनल फॉर्म में आता है, ये ग्लेशियर से बनने वाली चीज है। तो एस्कर जहां भी होगा, यानी कि सी, देखो सी कहां पर है, सी यहां पर है, सी यहां पर है। तो इस हिसाब से हमारा तो ऑप्शन ही निकल गया, यानी कि हमने 3 ऑप्शन रीड करे, 3 ऑप्शन रीड करते के साथ ही हमारा ऑप्शन का आंसर भी आ गया। तो इस हिसाब से हम देखें तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ए और ई होगा। कितना डीप क्वेश्चन पूछा है, इन द सेंस आपको इन पांचों के पांचों, ठीक है, कि लैंड फॉर्म्स पढ़ने होंगे इरोजनल एक्टिविटीज के थ्रू और डेपोजिशनल एक्टिविटीज के थ्रू। तो जब जाकर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और ये क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी के कोर एरियाज हैं, ये माइक्रो लैंडफॉर्म्स हैं, यही असली जियोमॉर्फोलॉजी है। इसी के बारे में जीके गिलबर्ट ने बात करी है, इसी के बारे में डब्ल्यूएम डेविस ने बात करी है, पेंक भी इसी के बारे में बात करता है, एलसी किंग भी इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सारे बड़े बड़े जो विद्वान है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, रियल जियोमॉर्फोलॉजी इसी को मानते हैं। चलिए नेक्स्ट है
The idea, concept of spatial margin of profitability in context of industrial location theory was propounded by. अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको वेबर के बारे में बता रहा था कि उनके जो सिद्धांत है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी, वो कुछ किस विद्वानों ने दिया है। तो इसे तो सिंपल से याद कर लेना कि डीएम स्मिथ साहब ने स्पेशल मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी कंटेक्स्ट को लेकर अपना सिद्धांत दिया था। बाकी लॉस का भी आप देख लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करेंगे, प्रेड का भी देख लेंगे, वाइटल आइजैट का मतलब वॉल्टर आइजैट का भी देख लेंगे। ये सारे के सारे विद्वान एक जैसी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ स्मिथ का एक कंसेप्ट है जो इसकी बात करता है। बाकी लॉस के बारे में एक जानकारी और मैं ऐड करा दूं आपका, अगर ये लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल थियरी की बात करते हैं तो साथ में ये सेंट्रल प्लेस थियरी की बात करते हैं, क्योंकि ये भिड़ गए थे किससे, क्रिस्टोलर से, कि भाई ठीक है आपका जो सिद्धांत है वो ठीक है किस तरह से डामाडोल है। मैं जो थ्योरी दे रहा हूं उस थ्योरी में हमारा जो के है, ठीक है, वो एक तरह से फ्रीक्वेंटली मूव होगा, ठीक है। आपका जो के है वो स्टेशनरी है, K3, K4, K, ठीक है 7, यानी कि बाजार, यातायात, प्रशासन या प्रशासनिक। तो इस चीजों को लेकर इनको काफी खींचातानी का सामना करना पड़ा था। तो लॉस से हमने दो चीजें देखी हैं, सीपीटी और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। बाकी डीएम स्मिथ तो हम पढ़ते हैं जनरली जब मैं इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो, ठीक है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, ये हम चीजें वहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइंग टू सॉल्व द मॉनसून रिडल इन रिलेशन टू मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। इसने ट्राइंग टू सॉल्व द मॉनसून रिडल नामक निबंध मानसून प्रक्रिया के संबंध में लिखा था। अब से 1000 साल पहले अल मसूदी, ठीक है, अरेबियन ज्योग्राफर ने भारतीय मानसून के बारे में जानकारी दी, जिसे जनरली मौसिन कहा गया। क्या कहा गया, मौसिन्स। तो 1000 साल में ना जाने कितने विद्वानों ने बीड़ा उठाया है इंडियन मानसून को समझा जाए। इंडियन मानसून को समझने के लिए जनरली जो आम परिभाषाएं हैं कि वो है रिवर्सल ऑफ विंड्स, 6 महीने हवाएं स्थल की ओर बहेंगी, 6 महीने हवाएं समुद्र की ओर बहेंगी। इसके अलावा जो नए नए टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं कि भाई भारतीय मानसून जो है वो अल नीनो से प्रभावित होता है, ला नीना से प्रभावित होता है। इसके अलावा नई थ्योरी और है कि इंडियन ओशन डाइपोल भी प्रभावित करता है, साइक्लोन प्रभावित करते हैं, साउथ ईस्ट मानसून मतलब साउथ ईस्ट चाइना सी के अंदर जो जनरेट होते हैं वो प्रभावित करता है, तिब्बत प्रभावित करता है, रामेश्वरम का कोटेश्वरम, दुनिया भर की थ्योरीज ले लीजिए आप। अभी भी ये रिडल सॉल्व नहीं हुआ है। ये सारे के सारे लोग ना इंडियन मानसून में बात कर चुके हैं, लेकिन इनमें ये जो लिखा गया है ये है पार्थ शास्त्री या पार्थ सारथी के द्वारा लिखा गया एक नोट है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और जब हम इंडियन मानसून पढ़ते हैं तो इंडियन मानसून में चीजें मैं आपको करवाता हूँ कि ये कौन कौन से विद्वान है जिन्होंने अपना माथा खपा है, ठीक है, इसको लेकर इन्होंने इंडियन ट्राइंग टू रिसॉल्व द रिडल के भाई ये जो एक दुविधा बनी हुई है यार कौन सी चीजें क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी चीजों से बताने की कोशिश की है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोमैडिक ट्राइब्स लिव इन नॉर्दर्न फिनलैंड। सिंपल सी बात है, फिनलैंड से दूसरा क्वेश्चन है तो याद रखना लेफ्ट जो जनजाति है वो फिनलैंड में पाई जाती है। इसके अलावा ये रशिया के कुछ भाग में भी पाई जाती है। वॉलपिरी भी वहीं मिलती है। किर्गिज जो है दोस्तों वो सेंट्रल एशिया में है। कहाँ है, सेंट्रल एशिया में है। युखागिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये है। और जब हम पढ़ते हैं ठीक है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में ही आपको मैं करवाता हूँ कि सारी की सारी जो मेजर ट्राइब्स हैं कहाँ कहाँ निवास करती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज की ट्राइब्स कौन सी हैं, ठीक है, और हाई अल्टीट्यूड पर रहने वाली ट्राइब्स कौन कौन सी, ये हम करते हैं अपनी क्लास में भाई। और इसके अलावा हम ये भी बनाते हैं कि जो कौन सी, ठीक है, नोमैडिक है, कौन सी सेमी नोमैडिक है, कौन सी वेजिटेरियन है, कौन सी नॉन वेजिटेरियन है। नेक्स्ट 2 कथन है, कथन के हिसाब से चलेंगे हम। पहला कथन पढ़ लेते हैं, असर्शंस क्रिस्टोलर डेवलप्ड अ नेटवर्क ऑफ हेक्सागोनल कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। पहले क्रिस्टोलर ने क्या करा, सर्कल बनाया, ठीक है, इस तरह से सर्कल बनाए, लेकिन बाद में उसने देखा कि इस वाले एरिया को सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये इसको फेल कर देता है। इसके बाद ये भाई साहब हेक्सागोनल की तरफ जाते हैं कुछ इस तरह से, तो वहां जाके देखते हैं कि सारे के सारे पॉइंट पर सर्विस इजीली प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, इजीली प्रोवाइड हो रही है। तो इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये षटभुजीय संपूरक क्षेत्र। अब हम चलते हैं रीजन पे, क्या ये रीजन भी सही देने वाले हैं। रीजन आपका क्या देखना, द सर्कुलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज वेयर हैविंग गैप्स एंड ओवरलैप्स द लाइट ऑफ द अबव। बिल्कुल ठीक है यार,
सर्कुलर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज वर हैविंग गैप्स एंड ओवरलैप, ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको। तो इसके हिसाब से रीजन भी बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। तो बोथ आर ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिना ठीक है कंसेप्ट हमने पढ़े, स्टोलर की थ्योरी अगर हमने पढ़ी है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर वैसे ही क्रैक हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। As per the Census of India 2011, arrange the following states in ascending order of the sex ratio. सेक्स रेशो की जब बात होगी तो याद रखना पंजाब, हरियाणा, ठीक है, ये दो महान ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे कम सेक्स रेशो होगा। उत्तर प्रदेश में तो ठीक है यार, 920 के आसपास है, ठीक है, 930 के आसपास, 929 के मतलब इतना ही है। कर्नाटका भी बिल्कुल ठीक है, 970 के आसपास कर्नाटका है। हिमाचल प्रदेश भी 970 प्लस में है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है तो ये तो लग गया असेंडिंग ऑर्डर, यही है ABCD वाला, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, तो दिस इज वेरी इजी, ठीक है, हमारा कितना आसान से निकल गया। और जब देखो फिर से हमारा सेंसस ऑफ इंडिया से फिर से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगले हम देख लेते हैं। द माइग्रेंट्स ऑफ सेकंड वेव ऑफ इंडियन डायस्पोरा वेंट टू सेटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारतीय प्रसार डायस्पोरा की दूसरी तरंग के प्रवासी निम्नलिखित में से किस देश में शामिल हुए, किस देश में शामिल हुए। ओके, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी 12वीं क्लास की, तो उस एनसीईआरटी की 12वीं क्लास में, ठीक है, उसमें आपने माइग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो उस माइग्रेशन वाले चैप्टर का अगर आप 16वां पेज है शायद वो, उस पर आप देखना कि साइड में कॉलम होगा, उस कॉलम में दरअसल 3 वेव्स दिखाई गई हैं। कितनी? 3 वेव्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है कॉलोनियल टाइम से, जब ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज, डच भारत में राज कर रहे होते हैं। तो भारतीय प्रवासी, भारतीय मजदूरों को जबरदस्ती इंडेंचर लेबर कहा जाता है, उनको वो, ठीक है, ईस्टर्न साइड ट्रॉपिकल एरियाज पे भेजते हैं। यानी कि इसमें आप मान लीजिए, ठीक है, सेशल्स, ठीक है, मेडागास्कर के आसपास का मॉरिशस ले लीजिए आप, कैरिबियन आइलैंड ले लीजिए आप, साउथ अफ्रीका ले लीजिए आप, और इंडियन ओशंस के बहुत सारे आइलैंड्स ले लीजिए। क्यों? वहां पर इन्हें खेती करवानी होगी, बनानास की, ठीक है, पाइनएप्पल की, ठीक है, और इसके अलावा सुगर कैन की, कॉफी की, इन सारी चीजों की। तो जो पहला वेव था जिसके अंदर ब्रिटिशर्स, पुर्तगीज और डच लोग शामिल थे, तो ब्रिटिशर्स ने तो मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड पे भेजा। इसके अलावा इन लोगों ने कहा भेजा? अफ्रीका के मोजाम्बिक और सेशल्स जैसे आइलैंड पे इनको भेजा था। और इन जो लेबर भेजा था इन्हें कहते हैं इंडेंचर लेबर। क्या कहा जाता है? इंडेंचर लेबर। इंडेंचर लेबर को इस तरह से आप समझ लीजिए कि ऐसी लेबर जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाता था कि आप 5 साल के लिए हमारे लिए काम करोगे उस आइलैंड पर, और पैसे कितने मिलेंगे? पैसे आपको मिलेंगे 0, ठीक है। तो एक तरह से गुलामी वाली बात होती थी कि गुलामी करवा रहे हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने नियर बाय एरिया में भेजा था, दमन दीव, गोवा से जितने भी मजदूर थे, ठीक है, ये पहली लेबर थी जो गुलाम के तौर पे हमें आसपास के इलाकों में, खासकर पूर्वी हिस्से में भेजा गया था मजदूरी करने के लिए। इसको कहते हैं गिरमिट। ये मैं पढ़ाऊंगा, इसकी पूरी की पूरी स्टोरी जब हम पढ़ेंगे ना माइग्रेशन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है, और जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि इसके पीछे का इतिहास क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है, ठीक है। तो सेकंड वेव जो था, ठीक है, कितना, जो सेकंड वेव है, उस सेकंड वेव में क्या हुआ कि जो सेकंड वेव था उस सेकंड वेव में सेमी स्किल्ड जो हमारी पॉपुलेशन थी उसको वहां भेजा गया था, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी, ठीक है, और थाईलैंड ले लीजिए आप, ठीक है, और वेस्ट एशिया ले लीजिए, गल्फ की कंट्रीज, यहाँ पर, ठीक है, जो सेमी स्किल्ड लोग थे उनको भेजा गया था। 1970 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड है तो इसमें थाईलैंड पे ले लीजिए, फिजी भी ले लीजिए आप, ठीक है, और मेरे हिसाब से इसमें थाईलैंड ठीक रहेगा कि थाईलैंड भेजा गया था, क्लियर है, और फिजी भी वहां भेजा गया था, बट एनीवे थाईलैंड पे हम चले जाते हैं। तो थर्ड वेव है दोस्तों, थर्ड वेव जो है वो एक्स्ट्रा हाईली प्रोफेशनल लोगों का है, जो भी हाल ही में 1970 के बाद से शुरू हुआ है। इस दौर में भारत अमेरिका गए, भारतीय अमेरिका गए, यूरोप गए, वहां जाकर प्रोफेशनल्स, ठीक है, साइंस, डॉक्टर, ठीक है, और जो कंसल्टेंट होते हैं, सीईओ होते हैं, वहां पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो फिलहाल पूरे अगर हम इतिहास को ध्यान से पढ़ें माइग्रेशन के, तो भारतीय इतिहास में 3 वेव्स हुई हैं इंडियन डायस्पोरा की वर्ल्ड के अंदर। तो ये तीनों की तीनों वेव्स हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी। चलिए
अरोरा ऑस्ट्रेलिस पार्टेनिंग टू आइनोस्फीयर आर रिलेटेड टू विच ऑफ द हेमिस्फीयर, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, नोरोरा बोरोरा ओरियोलिस, ध्यान से देखना, दो होते हैं आइनोस्फीयर के अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है आपका ट्रोपोस्फीयर, ये है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ये है आपका मेसोस्फीयर और ये है आपका थर्मोस्फीयर, इसका मतलब आइनोस्फीयर। ये 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में मिलेगा, ठीक है। 80 से 400 किलोमीटर, ये वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है। तो ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं तो ये ऑरोरा जो ऑस्ट्रेलिस है ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है, और ऑरोरा बोरियोलिस है वो हमारा नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलिस है इसका मतलब ही दक्षिण होता है, एक्चुअली जो ऑस्ट्रेलिस है इसका मतलब ही दक्षिण होता है, तो दक्षिण में मिलने वाली चीजें होती है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं क्या चीजें हो सकता है। तो हमारा सीधा आंसर आएगा सदर्न हेमिस्फीयर। अब ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान रंग बिरंगा नजर आता है कभी आप ध्यान से देखोगे तो। चलिए फिर से आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द बॉटम इन द रेड सी। तो रेड सी का देखो, रेड सी जो है वो आपको कैप्रिकॉन, क्या मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आपको मिलेगी। क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये है, मैं यहां से मैप बना देता हूं एक। ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक, ठीक है, इजिप्ट, ये आपका हो जाएगा रेड सी, और यहां से ही गुजर रही है, ठीक है, 23.5 नदर्न हेमिस्फीयर वाला पॉइंट। ये वाला हिस्सा, ये स्ट्रेट है जिसे कहते हैं बाब अल मंदेब, इसका नाम है टीयर्स, मतलब द रूट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का रास्ता, ठीक है। ये है सनाई पेनिसुला, सनाई पेनिसुला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्वेज कनाल, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रेड सी इज वन ऑफ द, रेड सी मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो रेड सी जो है सर्वाधिक गर्म होता है, जिसका बॉटम का तापमान भी 21 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दैट इज क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली है। जब हम मैप्स पढ़ेंगे ना, ठीक है, और जब हम देखेंगे ओशनोग्राफी पढ़ेंगे, तो ओशनोग्राफी में हम मैप के थ्रू जानेंगे, और हर एक मार्जिनल सी, हर एक मार्जिनल सी को हम अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे कि कहां पर उसका लोकेशन है, उसका सरफेस का टेम्परेचर और बॉटम का टेम्परेचर कितना नजर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और मैप के थ्रू समझने की भी हम कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following enunciated four stages in the evolution of space economy? क्या बात करो यार, ये तो मार्च 2023 यानी कि पिछला सेशन जो था उसमें भी क्वेश्चन था स्पेस इकोनॉमी का, ठीक है। तो स्पेस इकोनॉमी मतलब जॉन फ्राइडमैन, बात खत्म, ठीक है, जिन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, जिन्होंने कोर, पेरी, पेरी मॉडल का जिक्र किया था, जिनमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, प्री, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन, और उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद फाइनली, क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी कि वहां चल रहा है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। तो स्पेस इकोनॉमी में इनके 4 ट्रांजिशन फेज हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट में। कार्ल मार्क्स के तो भाई साहब कहने ही क्या है, दास कैपिटल इनका फेमस बुक है, ये बताता है, ठीक है। और अगस्त लॉस में अब थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं ठीक है, अगस्त लॉस का भी इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला क्वेश्चन आता है, और अगस्त लॉस का भी एक सेंट्रल प्लस थ्योरी आती है, ठीक है। तो सेंट्रल प्लस थ्योरी में आगे हैं, बस इतनी सी छोटी सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी हाल ही में अगर अखबार आप पढ़ रहे होंगे, अभी हाल ही में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आपको छत्तीसगढ़ का न्यूज़ सुनाई दे रहा होगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हसदेव जंगल, हसदेव फॉरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां 50,000 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ ये प्रोटे इकोलॉजिकल मूवमेंट है जो हमें याद रखना है। देखो आर्य मूवमेंट जो था ये मुंबई में हुआ था जब मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, 2019 की बात है ये। चिपको आंदोलन आप जानते हैं, देहरा उत्तराखंड का 1974 का है। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 का है, और जंगल बचाओ आंदोलन 1982 का है। इस आधार पर आप पूरे के पूरे चीजों को अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हुआ है, ठीक है, वो चिपको आंदोलन हुआ है, वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन हमारे कट हो गए।
इसके अलावा जंगल बचाओ आंदोलन तो बी के बाद डी है, तो हमारा ऑप्शन ये निकल आता है, बात खत्म। तो ये सारे के सारे मूवमेंट हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, ठीक है, और इंडियन फॉरेस्ट के समय पढ़ते हैं कि ऐसे मेजर कौन कौन से मूवमेंट थे जो इकोलॉजिकल मूवमेंट कहलाए, ठीक है। चलिए, और हमने पिछली बार भी देखा था, पिछले सेशन में भी, कि कितने सारे क्वेश्चंस पॉलिसीज को लेकर आ रहे हैं, मूवमेंट को लेकर आ रहे हैं, और सारे के सारे, तो इसमें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन। क्रॉप कॉम्बिनेशन, फसल संयोजनों प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रोवाइड अ गुड बेसिस फॉर एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन, ये कृषि प्रादेशिकरण के लिए अच्छा प्रदान है, बिल्कुल ठीक है। आप जब क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन्स की बात करेंगे तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ एग्रीकल्चर। अगर आपने रीजन्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है तो डेफिनेटली क्रॉप कॉम्बिनेशन एक बेहतर उपाय हो सकता है, तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन स्टडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। देखो, क्रॉप कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये क्लियर समझ लेना, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये वाली चीजें, कि जो क्रॉप कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें स्टडी नहीं की जाती कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है रीजन्स के ऊपर, तो ये गलत ऑप्शन है। बी जहां भी होगा कट करते चलो, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और ये कट हो गया। हमारा क्वेश्चन का आंसर ए सी डी निकल कर आ गया। हमने दूसरा ऑप्शन तक गए थे, दूसरा ऑप्शन के बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। उससे ज्यादा हमें आगे बढ़ना नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है, ठीक है। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको, ठीक है, अपना टाइम ही वहां लगाना पड़ेगा। तो हमने दो ऑप्शन पढ़ते के साथ ही अपना क्वेश्चन का आंसर हमने चूज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। The approach of functional organization of space was propounded by which one of the following school of thought? निम्नलिखित में से किसी एक विचारधारा द्वारा स्थान स्पेस के कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिमान किया गया है। अरे भाई साहब, ये जो फंक्शन वाला काम है ना, इन सारे की सारी जिम्मेदारी अमेरिकन ने उठा रखी है। फंक्शंस वाली जितनी भी जिम्मेदारी है सब अमेरिकन ने उठा रखी है, इसलिए कहा जाता है ये जितने भी हैं, ठीक है, हार्टशॉन, शाफर, ठीक है, ठीक है, और जो एडवर्ड, ये जितने बड़े बड़े थ्योरिस्ट मिलेंगे, चाहे जेफरसन ले लीजिए आप, वो सब अमेरिकन वाले मिलेंगे। इन्होंने स्पेस को लेकर बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और ये शहरों के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। मैच लिस्ट में सेकंड लिस्ट से कंपेयर करना है इसको। कुछ एक जगह दे रखी है गर्म समुद्री धाराएं, और इनके मीटिंग पॉइंट दे रखे। क्या बात है, कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे पकड़ते हैं क्वेश्चंस को, क्या कहता है क्वेश्चंस, ठीक है। देखो, जो लैब्राडोर करंट है दोस्तों, शायद ये पिछली बार भी क्वेश्चन में था, लैब्राडोर करंट है वो गल्फ स्ट्रीम लैब्राडोर से आके मिलती है, जहां पर इसका निर्माण, मतलब नीचे से तो गल्फ स्ट्रीम जाएगा, अगर आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक को, तो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम जाएगा और ऊपर से लैब्राडोर आ रहा होता है, ठीक है। ये आपस में जब मिलते हैं तो मिलने के बाद ये तेजी से आगे बढ़ते हैं और ये बनाते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। आगे जाके ये एरमिंजर, नॉर्वेरियन जैसी करंटों का नाम बन जाता है, तो बी का चौथा हो जाता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है। अब जो क्यूरोशियो करंट है, नीचे से ऊपर जाती है, ओयोशियो ठंडी है जो ऊपर से आ रही है, ये से आके मिलती है, ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ब्राजीलियन करंट जो है, ब्राजीलियन करंट यहाँ से ऊपर नीचे जाती है, नीचे फॉकलैंड की करंट होती है, तो ब्राजील करंट मिल जाती है आपकी फॉकलैंड से, और अगुलहास के तो कहने क्या है, वो ये बन जाती है। अब मैच कर लो कौन कौन सा ऑप्शन है। बी का सेकंड आ रहा है, तो बी का सेकंड कोई ऑप्शन में है नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया, बात कहानी खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूड फॉर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। यस, इसका तो कहने क्या है, वाई टी तुआन है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ना जाने कितनी बार यूजीसी में आ चुका है, ठीक है। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड स्कीम ऑफ कल्चरल रियलिज्म ऑफ द वर्ल्ड वाज डिवाइस। देखो याद रखना, कल्चरल रियलिज्म की जो कहानी होगी वो हमेशा इनके साथ जाएगी, ये क्वेश्चन तो वैसे ही निकाल देना आप, ठीक है। बाकी अगर आपने देखा भी होगा कि कल्चरल लैंडस्केप, ठीक है, जो कल्चरल ज्योग्राफी वो कार्ल ओ सावर के साथ जाएगी, ठीक है, ठीक है। वो कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल लैंडस्केप जैसी बात है, वो कार्ल सावर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, द सी वेव्स ऑफ सिस्मिक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम। पहले हम अंडरलाइन कर देते हैं कितनी स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द सी वेव्स ऑफ सिस्मिक ओरिजिन इन जनरल बिहेव लाइक लॉन्ग ग्रेविटेशनल वेव। ये तो बात ठीक है, जब समुद्री लहरें चलती हैं तो ग्रेविटेशनल वेव के रूप में चलती हैं, देयर इज नो डाउट, स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। चलो दूसरे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सी वेव्स ऑफ शॉर्टर लेंथ विल रीच देयर मैक्सिमाइड फास्ट। सिंपल सी बात है, तो छोटी जो लेंथ होगी वो सबसे ऊंचाई पे पहुंच के खत्म हो जाएगी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों ठीक नजर आ रहे हैं। तो भाई इसका हिसाब से ये बनता है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया क्योंकि एक दूसरे से दोनों लिंक हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर? क्या यार, ये तो हमने कल वाली मतलब लास्ट सेशन में ही पढ़ा था। ये तो हमने जो हमारा सेकंड सेशन था उसमें ही पढ़ा था कि जो ब्लू कलर के लिए डे, यानी कि डे में होगा तो रिले के थ्रू होगा। ये तो क्वेश्चन का आंसर निकला था, रिले। ठीक है, और यही अगर इवनिंग का टाइम होगा, अगर यहाँ पर रेडिश कलर दे देता तब भी यही ऑप्शन होता हमारा। सुबह शाम के समय रेडिश कलर होता है स्काई का, वो रेले के थ्रू होता है। दिन के समय ब्लू होता है, वो रेले के थ्रू होता है। बात खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 100 years of geography, influence of geographical environment या geographic environment, geography in the 20th century, man and nature। देखो दो बुक इसके अंदर सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा फेमस। पहली ये ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ये तो भाई साहब टेलर की है। ठीक है, आप इसे टेलर के पास लेके जाइए। और इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरमेंट, ये सबसे फेमस है। क्यों? क्योंकि ये रेडसेल की जो शिष्य रही हैं, ईसी सैंपल, जो डिटरमिनिस्टिक अप्रोच की ठीक है फॉलो करती हैं अमेरिका में, वो इन्होंने लिखा हुआ है। तो उसका आंसर ये निकल जाएगा, हमने ये लगा देना है। तो बी का अगर थर्ड हम कैच करने की कोशिश करें कि ऑप्शन में बी का थर्ड कहाँ है, ठीक है, और सी का पहला कहाँ है, तो ये दो ऑप्शन हमारे साफ नजर आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ये, और ए का हो जाता है दूसरा। T.W. फ्रीमैन ने आपको 100 years ऑफ ज्योग्राफी दिए हैं, और इसके अलावा जीपी मार्श का मैन एंड नेचर वाली चीजें हमारे सामने निकल के आ जाती है। हमने कितने आसानी से जो सबसे कॉमन फैक्टर्स थे उसकी मदद से हमने क्वेश्चन को मिला लिया। ये बेसिक से चीजें हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। चलिए इसे और देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, क्या क्वेश्चन आया भाई, ये तो स्टैटिस्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स को कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूं। जबकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, साइज ऑफ द सैंपल और स्पेशल स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी डेविएशन याद रखना। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ये ना ये ना ये, दो चीजें याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं याद करना आपको। नेक्स्ट, द स्टेटस ऑफ सैलिनिटी इन इंडियन ओशन, द स्टेटस ऑफ सैलिनिटी इंडियन ओशन इन नदन समर, नदन समर इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है भाई, ये बहुत ट्रिकी होने वाला है। द सैलिनिटी इन द इंडियन ओशन इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू बे ऑफ बंगाल। क्या बात कर रहे हो यार, ध्यान से देखना। ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। ये कह रहा है कि इक्वेटर से बंगाल की, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएंगे तो सैलिनिटी क्या कह रहा है, इंडियन ओशन इंक्रीज फ्रॉम इक्वेटर, कह रहा है सैलिनिटी इंक्रीज होगी। क्या बात कर रहे हो यार, बंगाल की खाड़ी में तो न जाने कौन कौन सी रिवर हैं, ठीक है, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मिलन, ठीक है, फिर आपको गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, ये अपना फ्रेश वाटर बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, जिसकी वजह से सैलिनिटी कम हो जाती है। तो ये तो ऑलरेडी गलत बोल रहा है कि वहां बढ़ेगी, वहां तो घटनी चाहिए। इस हिसाब से तो ऑप्शन गलत हो गया। अब जहां भी ए है उसे सबसे पहले हम कट करेंगे, ये कट हो गया। द सैलिनिटी इन द इंडियन ओशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, ये है बिल्कुल सटीक लाइन, बिल्कुल ठीक लाइन है, ठीक है। अब जहां भी बी है या नहीं है उन्हें कट कर देंगे हम। देखो दोस्तों, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल गया। कितनी आसानी से निकल गया, ठीक है। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपनी जानकारी के लिए, क्योंकि उन्होंने 5 ऑप्शन दिए हैं। 5 ऑप्शन में से हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल चुका है, फिर भी हमारे पास टाइम बचा है तो एक बार चेक कर लेते हैं। द सैलिनिटी इन द इंडियन ओशन रिमेन सेम इन द डिफरेंट पार्ट्स। क्या बात कर रहे हो यार, कैसे कैसे रिमेन हो सकता है? आप ध्यान से देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल भी है, उधर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल में कम सैलिनिटी मिलता है और अरब सागर में ज्यादा मिलता है। तो ये तो उल्टे ऑलरेडी गलत हो गया। 45 आइसोएलाइन डिवाइड द इंडियन ओशन, अरे क्या 45 नहीं होता भाई, 34 32 के आसपास है। सैलिनिटी इज मोर इन द अरेबियन सी दैट द बे ऑफ बंगाल, सैलिनिटी इन मोर, ये बात ठीक है कि अरब सागर में ज्यादा लवणता है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो मैप के थ्रू इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस को निकाला जाए। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, और ये आया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 से। इंक्रीज ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ टू 70 ईयर्स बाय 2025। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में ये बात कही गई है कि 70 साल तक उम्र को बढ़ाना है, ठीक है। इंक्रीज ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट टू 5% ऑफ जीडीपी 2025, ये भरम है भाई, ये गलत है। इसमें केवल बोला गया है 2.5%। कितना बोला गया है? 2.5%। रिडक्शन इन इन्फेंट, भले से देख लेते हैं। अगर ए हमारा गलत है ना तो इस ऑप्शन में देखो, इसमें ए यहां पर गलत है,
बी अगर हमारा ठीक आ रहा है तो बी ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा ऑप्शंस। रिडक्शन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 28 बाय 2019, ये बिल्कुल ठीक है कि यहां तक लेकर आना है। रिडक्शन ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट टू 200 बाय 2020 ना, ये 98 तक लाना भाई ने, 97 से 98 तक लाना है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर ये गलत हो गया है, ठीक है, और ये भी गलत हो गया है, तो बी और डी तो हमारे गलत ही है। क्लियर है। रिडक्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 नेशनल सब नेशनल लेवल, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमारे ऑप्शन बन जाते हैं ए, ठीक है, सी और ई। अब जहां पर ए सी ई आ रहा है उसको हम देख लेंगे, तो ये चौथे ऑप्शन में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली कितने इजी और कितने कम समय में हमने 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ये जून 2023 का पेपर है जिसमें मैक्सिमम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन था, और इसमें बहुत कम, एक तरह से हम देखें डिटेल में, जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन था एज कम्पेयर टू मार्च वाला, वो हमें काफी कम नजर आया। लेकिन फिर भी हमने जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से काफी लेंथी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको ट्रिक से सॉल्व करा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करा। यही प्रिपरेशन हमें जेआरएफ तक लेके जाती है। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और जितने भी कोर्स से जुड़ी इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट्स है, आप नंबर पे कॉल कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फोर्थ सेशन में, इसका हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में, और देखेंगे जो इसके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो कितना वेटेज रखते हैं, उनका पैटर्न क्या है, वो कितना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास लेकर आए, हमारे एग्जाम के लिए कितने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, टेक केयर।